हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑफिसर्स अड्डा 24/7। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो काफ़ी सारे बैंकर्स को या कैंडिडेट्स को पढ़ते वक्त बहुत टफ लगता है, बट एक्चुअली इन द रियल इट इज़ ईजी। जब आप इसको रियल लाइफ से रिलेट करते हैं, जब आप इसको रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से रिलेट करके स्टडी करते हैं, तो इट बिकम अ वेरी सिंपल चैप्टर, वेरी सिंपल टॉपिक फॉर ऑल ऑफ यू। आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है दैट विल बी योर डेरिवेटिव्स। आज हम बात करेंगे डेरिवेटिव्स के बारे में। आज हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द डेरिवेटिव्स। क्या होते हैं डेरिवेटिव्स, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स, व्हाट एक्चुअली दे डू, और कैसे इसको रियल लाइफ से रिलेट किया जा सकता है, वो सारी चीजें आज के सेशन में हम सीखेंगे। ओके, सो बढ़ते हैं आगे। और सबसे पहले बेसिकली मैं आपको बताती हूँ डेरिवेटिव होता क्या है। थ्योरी पढ़ने से पहले जरूरी है उसके मीनिंग को समझना, तो पहले हम समझेंगे मीनिंग को, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द डेरिवेटिव। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं डेरिवेटिव की, तो सिंपल सी बात ये समझिए, डेरिवेटिव कोई भी ऐसी चीज जिसकी वैल्यू को ड्राइव किया जा रहा है फ्रॉम द अदर प्रोडक्ट और अदर वेरिएबल, उसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव डू नॉट हैव इट्स ओन वैल्यू। डेरिवेटिव की खुद की कोई वैल्यू नहीं होती है। डेरिवेटिव की वैल्यू को हमेशा ड्राइव किया जाता है फ्रॉम द अदर वेरिएबल, और वो अदर वेरिएबल कहलाता है अंडरलाइंग एसेट। काफी सारे टर्म्स हो गए, नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, पहले एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आई एम परचेजिंग अ शेयर ऑफ अ कंपनी। शेयर भी एक तरीके का हमारा फाइनेंशियल डेरिवेटिव है। मान लीजिए किसी भी कंपनी का एक शेयर मैं खरीदती हूँ, कोई XYZ कंपनी है, इस कंपनी ने अपना पहली बार शेयर इशू किया है मार्केट में, दैट वी नो IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, और मैंने इस कंपनी का शेयर खरीदा। तो इस कंपनी का एक शेयर मैंने खरीदा है फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज में। वन शेयर आई हैव परचेज इन अ 1000 रुपी XYZ कंपनी का। किसमें? IPO के अंदर, पहली बार जब कंपनी पब्लिक लिए शेयर्स ला रही थी, मैंने शेयर खरीद लिया। नाउ द पॉइंट इज, क्या आप में से कोई भी मुझे बता सकता है कि ये शेयर जो इन्वेस्टमेंट मैंने किया है 1000 रुपीज, मुझे इसमें प्रॉफिट होने वाला है या लॉस होने वाला है? कैन एनीवन टेल मी? एंड डेफिनेटली आप लोग बोलोगे नहीं बोल सकते, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द फ्यूचर, क्योंकि ये तो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स कंपनी कैसा रन कर रही है इन द फ्यूचर, कंपनी के प्रोडक्ट्स कैसे रन कर रहे हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी का क्या है, डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अ कंपनी क्या है, अ लॉट ऑफ फैक्टर्स आर देयर जिस पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है या लॉस होने वाला है। सो डेफिनेटली वी डोंट नो कि क्या होने वाला है। तो ये पता कैसे चलेगा? इट विल बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स। इंडेक्स भी आप लोगों ने सुना ही होगा। आप जब सेंसेक्स की बात करते हैं, सेंसेक्स इज अ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स, जिसमें 30 कंपनीज, 30 ब्लू चिप कंपनीज के बारे में बताया जाता है। एंड सेकेंड वी हैव निफ्टी। निफ्टी जो है आपका, इट्स अ इंडेक्स ऑफ अ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जहां पे 50 ब्लू चिप कंपनीज के बारे में बताया जाता है। सो मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, इट डिपेंड्स ऑन द इंडेक्स ऑफ XYZ कंपनी, राइट? डेफिनेटली अगर इंडेक्स में कंपनी की शेयर वैल्यू बढ़ रही है, इंडेक्स में कंपनी बेटर परफॉर्म कर रही है, इट कम्स अंडर अ ब्लू चिप कंपनी। ब्लू चिप कंपनी मींस एक ऐसी कंपनी जो मार्केट में प्रॉफिट रन कर रही है, जो अपने इन्वेस्टर्स को हमेशा वेल्थ गेन करके दे रही है, कैपिटल गेन करके दे रही है, जिसकी शेयर वैल्यू रेगुलरली बढ़ रही है, दैट्स अ ब्लू चिप कंपनी। तो डेफिनेटली मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, इट डिपेंड्स ऑन द इंडेक्स ऑफ अ कंपनी। नाउ अब ये जो शेयर मैंने यहाँ पे यूज किया है, इट्स अ डेरिवेटिव, इसको हम एक फाइनेंशियल डेरिवेटिव बोलते हैं, इट्स अ डेरिवेटिव। और शेयर की खुद की कोई वैल्यू नहीं पता हमें कि प्रॉफिट होगा लॉस होगा, ये 1000 से 1500 होगा या 1000 से 500 होगा, वी डोंट नो अबाउट दिस। तो ये किससे ड्राइव किया हमने? इंडेक्स से ड्राइव किया। सो दिस इंडेक्स इज एन अंडरलाइंग एसेट। ये क्या है? ये एक अंडरलाइंग एसेट है। तो यू कैन सी डेरिवेटिव सिंपली एक ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है। इसकी वैल्यू को हमेशा ड्राइव किया जाएगा फ्रॉम द अदर वेरिएबल, और उस अदर वेरिएबल को हम बोलते हैं अंडरलाइंग एसेट, जो हमारे लिए यहाँ पे इंडेक्स है। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1, है ना? ये हमने फर्स्ट एग्जाम्पल देख लिया। मान लीजिए और इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर आर 2 पीपल, एक है मिस्टर ए और एक है मिस्टर बी। मिस्टर बी इज लिविंग इन अ USA और मिस्टर ए जो है वो इंडिया में रह रहे हैं। अब मिस्टर ए है एक्सपोर्टर, ही इज सेलिंग गुड्स टू अब्रॉड। एक्सपोर्टर मीन्स ही इज सेलिंग गुड्स टू अब्रॉड। एंड मिस्टर बी जो है ये इंपोर्टर है, मीन्स ही इज परचेजिंग गुड्स फ्रॉम अब्रॉड।
अब मिस्टर एक्स ने इनको कुछ गुड्स दिए, इन्होंने शिपमेंट ऑफ गुड्स किया, ठीक है। अब मान लीजिए इन दोनों पार्टीज के बीच में पहले एक एग्रीमेंट हुआ, सबसे पहला क्या हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ जहां पे मिस्टर बी ने कहा दैट वी वांट टू परचेस 1000 लैपटॉप्स, हमें 1000 लैपटॉप्स परचेस करने हैं विद दी स्पेसिफिकेशन, है ना। इन्होंने स्पेसिफिकेशन बताया क्या हमें उस लैपटॉप में क्या चाहिए, किस तरीके का लैपटॉप चाहिए, ऑल द स्पेसिफिकेशन, रैम को लेकर, मेमोरी को लेकर, एवरीथिंग वी हैव डिफाइंड। तो एक्सपोर्टर जो है इंडिया का ये बोलते हैं यस वी कैन मेक दिस प्रोडक्ट एंड वी कैन सेल इट टू यू, डन। ये दोनों ने आपस में, एक बेचने वाला है एक खरीदने वाला है, स्पेसिफिकेशन पे उन्होंने कहा हम बनाएंगे और बेच देंगे एक फ्यूचर डेट में। डेफिनेटली आज आपने ऑर्डर दिया तो कल तो आपको बन के लैपटॉप्स मिलने जाएंगे, वी नीड अ फ्यूचर डेट। तो एक फ्यूचर डेट में लेट्स से आफ्टर 6 मंथ्स ये लैपटॉप बेचेंगे और वो लैपटॉप खरीदेंगे, ठीक है। इन्होंने डिसाइड किया कि हम एक लैपटॉप का प्राइस, हम इस स्पेसिफिकेशन में अगर आप चाहिए तो हम $100 में आपको एक लैपटॉप देंगे, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल वी आर टेकिंग, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जैसे ही 6 मंथ्स की वैलिडिटी एंड हुई, जैसे ही ड्यू डेट आई, मिस्टर ए ने शिपमेंट ऑफ गुड्स कर दिया। सो कैन वी से यहीं पे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, ऐसा बोल सकते हैं कि हमके कॉन्ट्रैक्ट खत्म यहीं पे? डेफिनेटली नॉट। क्यों? क्योंकि पेमेंट तो हुआ ही नहीं। द कॉन्ट्रैक्ट विल बी एंडेड वंस द पेमेंट विल बी डन। अब पेमेंट कितना करना है यहां पे हमें नहीं पता, वी डोंट नो कि इस 1000 लैपटॉप्स को जब हम 6 महीने बाद बेचेंगे तो ये टोटल कितने अमाउंट के होंगे, क्या ये $1,00,000 होगा या फिर इंडियन रुपीज में ये 70,000 रुपीज होगा, व्हाट विल बी द अमाउंट, वी डोंट नो, हमें नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि हमें लैपटॉप की वैल्यू पता है डॉलर में और वो हमें $1 की वैल्यू बताई गई है, तो वो मान लीजिए है 70 रुपीज, है ना। $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज फॉर एग्जाम्पल। ये तब चल रहा था जब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, है ना, 6 महीने पहले। आफ्टर 6 मंथ्स यही डॉलर हो चुका है 80 रुपीज का। अब डेफिनेटली आप 70 रुपीज पे तो ट्रेड नहीं करोगे, बिकॉज 70 रुपीज तो 6 महीने पहले था, तो इसका कोई लेना देना नहीं है। ऑल्दो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पार्टीज म्यूचुअली एग्री कर लें कि आज जो डॉलर का रेट चल रहा है इंडियन रुपी में, उसी में हम ट्रेड करेंगे। अगर उसी में ट्रेड किया तो 70 रुपीज पे होगा, अगर उसमें नहीं किया, फ्यूचर डेट पे करेंगे, तो जो भी उस दिन आपके डॉलर और रुपी का एक्सचेंज रेट होगा उस पर डिस्कस होगा कि कितना अमाउंट पे करना है। सो नाउ डिपेंड्स, $1 80 रुपीज का है, अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि एक लैपटॉप का प्राइस कितना हो गया, राइट। सो वी आर सेइंग कि हमारा एक लैपटॉप का प्राइस 80,000 रुपीज हो गया, तो एक लैपटॉप के आपको 80,000 रुपीज देने, वही आप मल्टीप्लाई कर दोगे 1000 से, ठीक है। सो डेफिनेटली दिस इज व्हाट, दिस इज द एक्सचेंज रेट ऑफ इंडियन करेंसी, ये है हमारा एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसी। अब अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूं आपको, सो दिस लैपटॉप जिसकी ट्रेड हम कर रहे हैं, इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं थी, इसकी वैल्यू हमारे पास आई है कहां से, एक्सचेंज रेट से। सो दिस लैपटॉप इज एक्टिंग एज अ डेरिवेटिव हियर, ये एक डेरिवेटिव की तरह एक्ट कर रहा है, और ये जो एक्सचेंज रेट है ये आपका अंडरलाइंग एसेट है। सो आई गेस अब आपको क्लियर होगा कि क्या होता है डेरिवेटिव और क्या होता है अंडरलाइंग एसेट। डेरिवेटिव कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू को ड्राइव किया जाता है फ्रॉम द अदर वेरिएबल, जिसको हम बोलते हैं अंडरलाइंग एसेट। ओके, दैट अदर वेरिएबल इज कॉल्ड एज व्हाट, इट इज कॉल्ड एज अंडरलाइंग एसेट। ये होता है डेरिवेटिव। सिंपल से एग्जांपल देखो ना, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने कहीं पे रेंट पे फ्लैट लिया है, ठीक है, एंड यू सेड कि हम 50,000 रुपीज पर मंथ का रेंट पे करेंगे, डन। और आपने उसकी बुकिंग कर दी फॉर एग्जांपल, है ना, यू हैव डन अ बुकिंग ऑफ दैट फ्लैट, बुकिंग करी और आपने कहा कि ठीक है 1 तारीख को हम आपको 50,000 रुपए एडवांस दे देंगे। नाउ व्हाट हैपेंड, आपने उस दिन 10 दिन का जो भी गैप था, उस गैप में आपने और फ्लैट्स को ढूंढा, फ्लैट्स ढूंढे आपने, तो आपको दिखा वहां पर कि एक और फ्लैट मिल रहा है, वो सस्ता है और बेटर है ना, हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। तो आपने एक फ्लैट देखा, उनको आपने 2,000 रुपए का डिपॉजिट दे दिया था फॉर एग्जांपल मान लीजिए, और फ्लैट का अमाउंट कितना था, 50,000 रुपीज रेंट था। आपने वो जो 10 दिन का गैप था और फ्लैट्स ढूंढे, और फ्लैट्स ढूंढ के आपको कहीं और पे $40,000 रुपीज का सेम फ्लैट मिल गया। नाउ व्हाट यू विल डू, वो 2,000 के चक्कर में 50,000 रुपए हर महीने पे करोगे, आप 40,000 पे करना चाहोगे,
डेफिनेटली वी विल मूव टू द 40,000. तो हम पुराना जो फर्स्ट वाला हमारा बुकिंग था उनसे बात करेंगे कि वी हैव चेंज्ड आवर माइंड और समथिंग एल्स हैपेंड, वी आर नॉट गोइंग टू कंटिन्यू टू लिव इन योर फ्लैट, है ना. आपको जो हमने डिपॉजिट दिया था, यू कैन हैव दैट डिपॉजिट. सो व्हाट हैपेंड, आपको उस 10 दिन में बेटर डील मिल गई. कहाँ आपको हर महीने 50,000 पे करना पड़ता है, आपको 40,000 पे करना पड़ रहा है. सो यू गॉट अ बेटर डील देयर. तो उस डील के लिए व्हाट यू हैव डन, यू हैव चेंज द कॉन्ट्रैक्ट, यू हैव चेंज द एग्रीमेंट. आपने पुराना वाला एग्रीमेंट बंद कर दिया, कैंसिल कर दिया, है ना. एंड द अमाउंट जो आपने दिया था एडवांस, वो आपने रिटर्न नहीं लिया, बिकॉज यू गॉट अ बेटर डील. दिस इज व्हाट, दिस इज द कॉल ऑप्शन. इसी को हम बोलते हैं कॉल ऑप्शन. आपको एक बेटर डील मिला मार्केट में, 40,000 रुपीज पर मंथ का रेंट था, आपने कॉल ऑप्शन यूज किया और आपने उसको बाय कर लिया. बाय कर लिया मीन्स यू हैव टेकन दैट पर्टिकुलर फ्लैट. क्लियर. तो ये डे टू डे बेसिस पे जो डिसीजंस हम लेते हैं, दैट्स आर रिलेटेड टू डेरिवेटिव, है ना. मान लीजिए आपने डीएलएफ में किसी फ्लैट की बुकिंग करी थी, राइट. अब वो फ्लैट की बुकिंग में आपने सोचा था कि आज हमारा ये फ्लैट 1 लाख रुपए का है, चलो बहुत सस्ता बोल दिया मैंने. लेट्स से फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपीस का ये 1 आर के हमें मिल रहा है यहाँ पे फ्लैट, और इसको अभी खरीद लेते हैं. आफ्टर सम टाइम हम इसको बेच देंगे और वहां से पैसा निकाल लेंगे. एंड यू हैड इन माइंड कि मुझे इस 10 लाख रुपए के फ्लैट पे कम से कम 2 लाख रुपए तो कमाने हैं. इट मीन्स 10 लाख का आपने खरीदा, आप उसको 12 लाख में बेचना चाह रहे हो, ठीक है. तो आपने उस फ्लैट को खरीद लिया, है ना. यू हैव सेड कि ठीक है ऐसा ऐसा पैसा मैं दे रहा हूँ आपको, डन. नाउ अब जिस भी ब्रोकर रियल एस्टेट एजेंट के थ्रू आपने खरीदा था, वो आपको कॉल करता है, बोलता है कि आपको तो वैसे भी रहना नहीं है, यू हैव इन्वेस्टेड हियर फॉर द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट. लाइक आपका खरीदने का पर्पस क्या था, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करना. सो हमें कोई और पार्टी मिल गई है, दैट पार्टी इज रेडी टू पे अस द मोर अमाउंट जो आप पे कर रहे थे 10 लाख. सो वी वांट टू कंटिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट, हम उनको सेल करना चाहते हैं. एंड यू आर हैविंग इन अ माइंड कि आपको 2 लाख रुपए कमाने उसके ऊपर. सो वी विल बी पेइंग यू 12 लाख रुपीज, है ना, और आप हमें वो फ्लैट की ओनरशिप दे दीजिए. नाउ यू हैव थॉट कि मैंने तो अभी खरीदा था, सोचा था 1 साल बाद बेचेंगे, 2 साल बाद बेचेंगे तो इसकी वैल्यू 2 लाख रुपए बढ़ जाएगी, एंड देन वी विल अर्न द 2 लाख रुपीज. बट वो 1 महीने के अंदर ही ऑफर आपको मिल गया क्योंकि कोई और पार्टी खरीदने आ गई, तो वो 1 महीने के अंदर ही आपने 2 लाख रुपए कमा लिए. दैट्स अगेन अ कॉल ऑप्शन. वो अगेन क्या है, कॉल ऑप्शन है. आपने बाय ऑप्शन यूज कर लिया कि ठीक है कोई बात नहीं, मुझे 2 साल में कमाना था, मुझे 1 महीने के अंदर 2 लाख रुपए मिल रहे हैं. सो यू हैव सोल्ड दैट पर्टिकुलर फ्लैट, है ना. तो आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर लिया. दैट इज व्हाट अंडरलाइंग एसेट्स या फिर हम बोल सकते हैं डेरिवेटिव इज. डेरिवेटिव सिंपल सी बात है जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती है. इसकी वैल्यू को हमेशा ड्राइव किया जाता है फ्रॉम द अदर वेरिएबल, और जिस भी वेरिएबल से आप उसकी वैल्यू को ड्राइव करोगे इट विल बी कॉल्ड एज अ अंडरलाइंग एसेट. ठीक है. तो कुछ पॉइंट्स जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं, दैट इज derivatives do not have its own value. इसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं आती. अभी मैं पीपीटी भी दिखाऊंगी, बहुत अच्छे से इमेजेस के थ्रू आपको समझाऊंगी और बेटर तरीके से. बट जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, थ्योरी से पढ़ ले पहले. आई थॉट कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक होना चाहिए, तो थ्योरी तो हम वैसे भी बुक से पढ़ सकते हैं, राइट. सो डेरिवेटिव डू नॉट हैव इट्स ओन वैल्यू. इसकी वैल्यू नहीं होती. इट्स वैल्यू will always be derived from other variable. इनकी वैल्यू को हमेशा किसी अदर वेरिएबल से ड्राइव करते हैं. ओके. एंड ये जो वेरिएबल है, दे आर कॉल्ड एज व्हाट, कॉल्ड अंडरलाइंग एसेट. और उस वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं, अंडरलाइंग एसेट बोलते हैं. अंडरलाइंग एसेट कुछ भी चीज हो सकती है. ये आपका एक्सचेंज रेट हो सकता है, ये आपका शेयर हो सकता है, ये आपका इंडेक्स हो सकता है, ये आपके बॉन्ड्स हो सकते हैं. कोई भी वो चीज जो किसी दूसरी चीज की वैल्यू को ड्राइव कर रहा है, दैट इज योर डेरिवेटिव, दैट्स इट. ठीक है. सॉरी, दैट इज योर अंडरलाइंग एसेट, है ना. तो अंडरलाइंग एसेट क्या होता है, जिससे हम डेरिवेटिव की वैल्यू को ड्राइव कर रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज, in case of derivative, no initial net investment or little initial net investment. Little initial net investment is required. या तो आपको बिल्कुल भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, और अगर है तो बहुत थोड़े से की जरूरत है. Why I am saying so?
बिकॉज डेरिवेटिव्स आर ऑलवेज ट्रेडेड ऑन अ फ्यूचर डेट, है ना, दे आर ऑलवेज सेटल्ड, ऑलवेज सेटल्ड ऑन अ फ्यूचर डेट, ये हमेशा फ्यूचर डेट पे सेटल किए जाते हैं। दैट्स वाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है या तो जीरो होगा या फिर थोड़ा बहुत होगा। जैसे आप देखो, आपने फ्लैट बुकिंग किया, 50,000 रुपए का रेंट था आपका, तो आपने 50,000 थोड़ी ना दिए, आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना दिया, 2,000 रुपए दिया, तो या तो लिटिल होगा या देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप जब फ्यूचर डेट में सेटल करोगे, फ्यूचर डेट में आपका एक्सचेंज ऑफ मनी होगा। जैसे इंपोर्टर एक्सपोर्टर के बीच में हमने देखा, इंपोर्टर को शिपमेंट ऑफ गुड्स मिल गया, उसके बाद एक्सपोर्टर को पैसा मिल रहा है ना, तो पहले इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो कुछ भी नहीं था, फ्यूचर डेट में वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट की जगह आपका पूरा सेटलमेंट होगा। सो दैट्स व्हाई वी कैन से इट हैज नो इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड और अ लिटिल इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। क्लियर? ये होता है हमारा डेरिवेटिव। आई गेस बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेरिवेटिव आपको पूरा क्लियर होगा, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम थ्योरी की, बिकॉज डेफिनेटली हमने कवर कर लिया बहुत कुछ यहाँ पे, तो नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट डेरिवेटिव्स, है ना, थ्योरी के फॉर्म में। सो अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देखो आरबीआई ने इसको डिफाइन किया। अच्छा, डेरिवेटिव एक ऐसा मार्केट है विच इज रेगुलेटेड बाय बोथ आरबीआई एंड सेबी, है ना, बिकॉज सम कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ डेरिवेटिव कम्स अंडर आरबीआई, जैसे कि आप देखो इंटरेस्ट रेट स्वैप हो गया, करेंसी स्वैप हो गया, बट कुछ जो है वो आपका सेबी के अंडर में आता है। जैसे आप देखो, यू कैन गो फॉर द ओवर द काउंटर एक्सचेंज, है ना, जहां पे आप फॉरवर्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कर रहे हो, दे आर अंडर द सेबी। बट अगर ओवरऑल पूछा जाए रूल्स रेगुलेशंस कौन बनाता है डेरिवेटिव मार्केट, तो डेफिनेटली सेबी बनाता है ना, बट सम इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेरिवेटिव आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई एज वेल। चलिए, so according to Reserve Bank of India, a derivative is a sophisticated financial instrument with three essential characteristics that distinguish it from traditional securities, है ना, कि तीन ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो बाकी सिक्योरिटी से इसको अलग बनाते हैं। क्लियर? सो अंडरस्टैंडिंग दिस रेगुलेटरी डेफिनेशन इज क्रूशियल फॉर एवरीवन हु इज ऑपरेटिंग इन द फाइनेंशियल मार्केट। तो जरूरी है कि इसका मीनिंग हम समझ जाएं। ओके, सो यू कैन सी सबसे पहला है वैल्यू डिपेंडेंसी। सो डेफिनेटली इट्स वैल्यू, है ना, क्या बोल रहे हैं हम, its value changes in response to an underlying variable like interest rate, security prices, commodity prices, foreign exchange rate, credit rating, market indices. They all are underlying assets example. ये सब क्या है, underlying assets की example है। तो डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है, किसके रिस्पॉन्स में, रिस्पॉन्स टू एनी अंडरलाइंग एसेट, कुछ भी हो सकता है इसमें से, है ना, हर कॉन्ट्रैक्ट में अलग अलग डेरिवेटिव, अलग अलग आपका अंडरलाइंग एसेट हो सकता है। तो पहला एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी वैल्यू चेंज होती है ना। सेकेंड वी हैव हियर मिनिमल इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो मैंने आपको पहले बता दिया, इट रिक्वायर्स नो इनिशियल नेट इन्वेस्टमेंट और मिनिमम इनिशियल नेट इन्वेस्टमेंट, या तो चाहिए ही नहीं इन्वेस्टमेंट और चाहिए तो बहुत थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको, ठीक है। देन नेक्स्ट वी हैव फ्यूचर सेटलमेंट, इट विल ऑलवेज बी सेटल्ड एट अ फ्यूचर डेट, डेरिवेटिव को हमेशा फ्यूचर डेट पे ही सेटल किया जाता है। क्लियर? सो दिस इज व्हाट द डेरिवेटिव इज, जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू को ड्राइव किया जाता है फ्रॉम द अदर वेरिएबल, और अदर वेरिएबल को हम बोलते हैं अंडरलाइंग एसेट। ओके, चलिए अब बहुत बेसिक से एग्जांपल मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाती हूँ, दैट इज अबाउट डे टू डे यूज प्रोडक्ट जो हमारा है, एंड दैट इज बटर एंड मिल्क का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। बटर अ रियल वर्ल्ड डेरिवेटिव का एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। Consider butter as an everyday example of a derivative because butter derives its value from milk and it's the underlying asset. Butter के लिए milk as an underlying asset काम कर रहा है, क्योंकि butter की value milk पे depend करती है ना। So the price of butter depends fundamentally on the price of a milk and which itself fluctuates based on the supply and demand dynamics in the dairy market. अब डेफिनेटली किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस आप देख रहे हो तो वो मार्केट फोर्सेस यानी कि डिमांड एंड सप्लाई पे तो निर्भर करेगा कि डिमांड कितना है, सप्लाई कितना है। अगर डिमांड ज्यादा है किसी प्रोडक्ट का और सप्लाई कम है तो डेफिनेटली उसके प्राइसेस बढ़ते हैं। अगर डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है तो प्राइसेस गिरते, ये तो होता ही है ना। डिमांड एंड सप्लाई हैव इनवर्स रिलेशन, तो ये तो होना ही है, डेफिनेटली होना है, राइट। सो हम बोल रहे हैं कि हम कंसीडर कर रहे हैं बटर को एज एन एवरीडे एग्जांपल ऑफ अ डेरिवेटिव, और बटर की वैल्यू हम मिल्क से ड्राइव कर रहे हैं। सो सिंपली हम कह सकते हैं फाइनेंशियल डेरिवेटिव हैव नो इंट्रिंसिक वर्थ ऑफ देयर ओन, उनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है,
they derive value from claims to other financial assets or the security, just as butter's value stem from the milk used to create it. Like कौन सा मिल्क आप यूज कर रहे हो उसका प्राइस क्या है, उस पर डिपेंड करेगा कि आपका बटर का प्राइस क्या डिसाइड होगा. सो दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इन केस ऑफ डेरिवेटिव. ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल एक डेरिवेटिव का हमने ले लिया. ठीक है. नाउ डेरिवेटिव को अगर हम बात करें अंडर SCRA, दैट इज सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, तो यहाँ पे कहा गया एक एडिशनल लीगल फ्रेमवर्क देता है फॉर अंडरस्टैंडिंग योर डेरिवेटिव, है ना, इन इंडिया. एंड आप देखो सेक्शन 2AC जो है वो ऑफर करता है कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी डेफिनेशन ऑफ योर डेरिवेटिव. ठीक है, जिसमें सबसे पहले ड्राइव्ड सिक्योरिटीज की हम बात करते हैं. अ सिक्योरिटी ड्राइव फ्रॉम डेट इंस्ट्रूमेंट, फ्रॉम शेयर, फ्रॉम लोन, फ्रॉम रिस्क इंस्ट्रूमेंट, कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस और एनी अदर फॉर्म्स ऑफ सिक्योरिटी. तो वो तो हमने पढ़ ही चुके हैं ना कि डेरिवेटिव की वैल्यू ड्राइव होता है फ्रॉम द अदर वेरिएबल. तो वही कह रहे हैं ड्राइव्ड सिक्योरिटी इज अ डेरिवेटिव, है ना. ये एक सिक्योरिटी ड्राइव किया गया है किसी भी इंस्ट्रूमेंट से. वो डेट इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, वो बॉन्ड्स हो सकता है, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो सकता है, वो डिबेंचर हो सकता है, वो शेयर हो सकता है, कोई लोन हो सकता है, कोई रिस्क इंस्ट्रूमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है. सो दे आर ड्राइव्ड सिक्योरिटी, है ना. साथ ही में बोल रहे हैं कि ये वैल्यू बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं. इट मीन्स व्हाट कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ड्राइव करता है अपनी वैल्यू को फ्रॉम द प्राइजेस और इंडेक्स ऑफ प्राइजेस ऑफ अंडरलाइंग सिक्योरिटीज, है ना, और क्रिएट करता है एक डायरेक्ट मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन द अंडरलाइंग एसेट एंड द डेरिवेटिव, जैसे हमने किया लैपटॉप के केस में, जैसे हमने किया शेयर्स के केस में जो हमने एग्जांपल लिया. क्लियर. सो दैट्स व्हाट एक्चुअली द डेरिवेटिव इज, है ना, वही आपका डेरिवेटिव है. एंड इंपॉर्टेंट नोट ये कहता है कि डेरिवेटिव को क्लासिफाई किया जा सकता है एज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या फिर कमोडिटीज इंस्ट्रूमेंट. ठीक है. और अगर हम बात करें यानी कि डेरिवेटिव के जो टाइप्स हैं वो दो तरीके के, एक है फाइनेंशियल डेरिवेटिव, एक है कमोडिटी डेरिवेटिव. ऑल्दो इन JIB आपका ये कमोडिटी डेरिवेटिव इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, तो हमें कमोडिटी डेरिवेटिव तो नहीं पढ़ना है, बट डेफिनेटली वी हैव टू गो विद द फाइनेंशियल डेरिवेटिव. ठीक है. तो याद रखिएगा डेरिवेटिव को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज commodity derivative and financial derivative. So you can see the derivatives have financial and commodity derivative. This is not in our syllabus, so we will be covering the financial derivative. अब ये फाइनेंशियल डेरिवेटिव भी फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है. वन इज एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव, वन इज ओवर द काउंटर डेरिवेटिव. सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं मैं आपको तो एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव वो डेरिवेटिव है जहां पे ये दो पार्टीज जो आपस में खरीदना और बेचना चाहते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को, इनके बीच में एक स्टॉक एक्सचेंज है, एक मीडिएटर है ना, जो इनके सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है इनकी सारी डीलिंग करवा रहा है. इन एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव आपका पार्टीज आर अननोन टू ईच अदर, एक दूसरे को पार्टीज नहीं जानती हैं यहाँ पे, है ना, दे आर अननोन टू ईच अदर. साथ ही में एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव स्टैंडर्ड्स होते हैं, ये सिक्योर होते हैं. वाई स्टैंडर्ड हम बोल रहे हैं, वाई दे आर स्टैंडर्ड, बिकॉज यहाँ पे रिस्क के चांसेस नहीं. ऐसा नहीं कि पार्टीज बाद में फ्यूचर में जाके पलट गई कि हम नहीं बेच रहे, हम नहीं खरीद रहे, ये भाग गई, ऐसा कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज स्टॉक एक्सचेंज इन्वॉल्व है. तो स्टॉक एक्सचेंज वहां पे कॉन्ट्रैक्ट में सिक्योरिटी लेकर आता है. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट्स अ स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे दोनों पार्टीज का जो ट्रेड है वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू हो रहा है, सारी टर्म्स एंड कंडीशन स्टॉक एक्सचेंज डिसाइड कर रहा है. दैट्स व्हाई इट्स सिक्योर, दैट्स व्हाई इट इज स्टैंडर्डाइज्ड. क्लियर. तो स्टैंडर्डाइज में हमारे पास फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, फ्यूचर में हमारे पास करेंसी यहाँ पे आएगा और ऑप्शंस है. ऑप्शंस में कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन दोनों आपके एक्सचेंज ट्रेडेड है, यानी कि करेंसी फ्यूचर या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑप्शंस जो हैं ये सिक्योर होते हैं. यहाँ पे डिफॉल्ट की काउंटर पार्टी की रिस्क की चांसेस नहीं होते. क्लियर. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज अ स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट. ओवर द काउंटर में क्या होता है ना, दे आर टू पार्टीज, है ना, ये दो पार्टीज हैं एंड दे बोथ पार्टीज आर नोन टू ईच अदर. ये दोनों पार्टीज एक दूसरे को जानती हैं. यहाँ पे नोन पार्टीज होंगी, यहाँ पे अननोन पार्टीज होंगी. दी पार्टीज आर नोन इन द ओवर द काउंटर एंड दैट्स व्हाई इट्स रिस्की. यहाँ पे कोई मीडिएटर नहीं है. एक ने बोला मैं बेचूंगा, एक ने बोला मैं खरीदूंगा, फ्यूचर डेट में खरीद बेच लेंगे और इतनी प्राइस पे खरीदेंगे बेचेंगे. दैट्स देयर कॉन्ट्रैक्ट ओनली. जहां पे रिस्क है कि फ्यूचर में काउंटर पार्टी अपने कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने से मुकर सकती है. दैट्स व्हाई इट इज रिस्की. और क्या रिस्क है यहाँ पे है काउंटर पार्टी रिस्क, है ना. वी हैव अ काउंटर पार्टी रिस्क हियर. एंड डेफिनेटली फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इसका पार्ट है. फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जब इंटरेस्ट रेट फ्यूचर आता है
तो वो आपका ओवर द काउंटर। याद रखना, फ्यूचर में करेंसी एक्सचेंज ट्रेडेड है, फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट आपका क्या है, ओवर द काउंटर है। स्वैप एग्रीमेंट 3 तरीके के, करेंसी स्वैप, इंटरेस्ट रेट स्वैप, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप एंड एक्सोटिक्स है। एक्सोटिक्स जो है आपके सिलेबस में इन्वॉल्व नहीं किया गया है, इनका डिटेल डिस्क्रिप्शन है ना। सो हमें पढ़ना है ऑल द एक्सचेंज रेट डेरिवेटिव, all the over the counter derivative except exotics. Clear? So this is the exchange traded and over the counter derivative. exchange traded आपके सिक्योर होते हैं, स्टैंडर्डाइज होते हैं, ओवर द काउंटर आपका रिस्की होता है बिकॉज देयर इज अ काउंटर पार्टी रिस्क। ठीक है, चलिए नाउ कॉमन टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल डेरिवेटिव हम देखो। सबसे पहले आता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अभी हमने डिस्कस किया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आर ओवर द काउंटर, दे आर रिस्की। ठीक है, तो आप देखो ये कस्टमाइज एग्रीमेंट होते हैं बिटवीन द टू पार्टीज, कोई बीच में मीडिएटर नहीं है, दो पार्टीज के बीच में एक कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट है। कस्टमाइज एग्रीमेंट का मतलब जब जो पार्टी चाहे जैसा चेंजेस चाहे आपस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करवा सकते हैं, है ना। और ये बाय या सेल करते हैं एक एसेट को एट ए स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट फॉर अ प्राइस एग्रीड अपॉन टुडे। तो हर एक कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर में ही होगा, हर एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू ड्राइव की जाएगी अंडरलाइंग एसेट से, बट एक सिक्योर एक नहीं है, जैसे फॉरवर्ड सिक्योर नहीं है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पार्टीज के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है और पार्टीज एक दूसरे से इन द फ्यूचर डील को खत्म कर सकते हैं अगर उनको कहीं और से बेटर डील मिल गया। जैसे मैंने किया था, मैंने एक फ्लैट रेंट पे लिया, 50,000 का रेंट था, 2,000 का मैंने एडवांस दिया, पर मुझे 40,000 का रेंट और बेटर मिल गया तो मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया, है ना। अब वो जो लैंडलॉर्ड है उनको कोई नया पर्सन ढूंढना पड़ेगा, उन्होंने टूलेट भी वो हटा दिया था अपने घर के सामने से, फ्लैट के सामने से। नाउ ही हैज टू फाइंड द अनदर पार्टी। हो सकता है वो अदर पार्टी ढूंढने में 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, 1 महीना लग जाए, तो उनका तो लॉस हो गया ना। दैट्स अ काउंटर पार्टी रिस्क वी आर सेइंग। तो ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में होता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट दे आर स्टैंडर्डाइज, स्टैंडर्डाइज है मतलब कोई रिस्क नहीं है, दे आर ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज, इनको स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड किया जाता है, दैट्स व्हाई देयर इज नो रिस्क, है ना। एंड फॉर करेंसी एंड इंटरेस्ट रेट ये ऑब्लिगेटिंग होते हैं पार्टीज को टू ट्रांजैक्ट एट अ प्री डिटरमाइंड फ्यूचर डेट एंड प्राइस। ऑब्लिगेशन है यहाँ पे, आपको ट्रांजैक्शन करना ही पड़ेगा फ्यूचर डेट में जो भी आपको दिया गया है। ऑप्शंस, ऑप्शंस आपको, ऑप्शन क्या है, चॉइस, यू हैव अ चॉइस, आप खरीदना चाहते हो तो खरीद लो, बेचना चाहते हो तो बेच दो, दैट्स अ चॉइस यू हैव, नो ऑब्लिगेशन इज देयर। ऑप्शंस में चॉइस है, ऑब्लिगेशन नहीं है। सो दे आर द कॉन्ट्रैक्ट ग्रांटिंग द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन। जबरदस्ती नहीं है, अधिकार है, चाहो तो खरीदो चाहो तो बेचो, बट ऑब्लिगेशन नहीं है। टू बाय और सेल एन अंडरलाइंग एसेट एट अ स्पेसिफाइड प्राइस विद इन और एट अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। ठीक है, तो ऑप्शन भी आपका एक्सचेंज ट्रेडेड है। अब देखो ऑप्शन में भी हम बोल रहे हैं ना आपके पास राइट है, ऑब्लिगेशन नहीं है, आप चाहो तो खरीदो चाहो तो मत खरीदो, आप चाहो तो बेचो चाहो तो मत बेचो। अब खरीदने के टाइम पे हम यूज करते हैं कॉल ऑप्शन। व्हाई वी आर यूजिंग कॉल ऑप्शन? क्योंकि लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी को कॉल करना है, या हम किसी को भी कॉल कब करते हैं, जब हमें जरूरत होती है ना, देन वी कॉल देम कि मुझे कुछ काम है तो आई एम कॉलिंग समवन और बोल रहे हैं ऐसा ऐसा काम है ना। तो कॉल ऑप्शन इज टू बाय, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप कॉल करेंगे। ठीक है, पुट मीन्स, पुट का हिंदी में क्या होता है, रखना, है ना। सो यू आर पुटिंग योर सिक्योरिटी इन फ्रंट ऑफ समवन, तो आप जब सेल करना चाहते हो तो यू विल यूज द पुट ऑप्शन। क्लियर है यहाँ पे? तो कॉल ऑप्शन यूज किया जाता है बाय करने के लिए, पुट ऑप्शन यूज किया जाता है सेल करने के लिए, बट दोनों के केस में राइट है, ऑब्लिगेशन नहीं है। आपके पास अधिकार है, आप चाहो तो खरीदो और बेचो और आप चाहो तो मत खरीदो और बेचो, ऑब्लिगेशन नहीं है। अब यहाँ पे आप बोलोगे ऑब्लिगेशन नहीं तो पार्टी मुकर तो सकती है ना फ्यूचर में, बिल्कुल मुकर सकती है और ऑप्शंस में मुकरती भी है, बट ऑप्शंस में आपको लीगली अलाउ किया गया है, यू कैन कम आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यू कैन कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। ये आपको लीगली अलाउ किया गया ऑप्शन में, इसलिए हम बोलते हैं ये रिस्की नहीं है। फॉरवर्ड में ऐसा कुछ नहीं है, फॉरवर्ड में पार्टी धोखा देके चली जाती है, तो देयर इज नो सच काइंड ऑफ लीगल ऑप्शन टू यू टू एग्जिट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, बट ऑप्शंस में वो लीगल ऑप्शन होता है। ठीक है, चलिए नाउ वी हैव अ स्वैप। स्वैप एक एग्रीमेंट है जो एक्सचेंज करता है कैश फ्लो को और अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को, कॉमनली जो इन्वॉल्व करते हैं करेंसी और इंटरेस्ट रेट एक्सचेंज को, है ना। सो डेफिनेटली स्वैप मीन्स क्या है, अदला बदली करना, है ना। स्वैप मीन्स व्हाट, अदला बदली करना। जैसे आपको याद होगा बार्टर सिस्टम में हम करते थे, है ना। इन बार्टर सिस्टम व्हाट वी यूज टू डू, कमोडिटीज को आपस में एक्सचेंज कर लेते थे, किसी ने वीट दिया किसी ने राइस दिया, आपस में एक्सचेंज कर लिया, दैट्स इट। किसी एक के लिए राइस एज अ कमोडिटी काम कर रहा है पर उसी दूसरे पर्सन के लिए राइस एज अ मनी काम करता था, है ना। सो दैट वाज आल्सो कॉल्ड एज अ कमोडिटी मनी, बट या हम एक्सचेंज करते थे कमोडिटीज को, वो स्वैप था, अदला बदली कर रहे हैं। यहाँ पे भी वही है,
आप अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को, आप अपने कैश को, आप अपनी करेंसीज को आपस में एक्सचेंज कर रहे हो, दैट्स अ स्वैप। ठीक है, चलिए अब अंडरलाइंग एसेट क्या होता है थोड़ा सा ये देख लेते हैं। सो द वैल्यू ऑफ एनी डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट इज इंस्टिंक्टली लिंक्ड टू एन अंडरलाइंग एसेट, है ना। किसी भी डेरिवेटिव में जाओ, आप एक शेयर ले लो, आप एक बटर ले लो, आप एक लेट्स से फॉर एग्जांपल फ्लैट ले लो, आप कोई भी प्रोडक्ट ले लो, उसकी वैल्यू हमेशा किसी ना किसी पे तो डिपेंडेंट है। सो दैट्स व्हाट वी आर सेइंग कि वैल्यू ऑफ एनी डेरिवेटिव instrument is instinctly linked to an underlying asset. So these assets serve as a foundation upon which the derivative contracts are built. Definitely underlying asset नहीं होगा तो contract का value कैसे decide होगा, है ना। and their price movement directly influence the derivative valuation. अगर अंडरलाइंग एसेट का प्राइस मूवमेंट हुआ है, जैसे हमने पढ़ा था मिल्क का प्राइस मूवमेंट हो रहा है, तो आपका बटर का तो महंगा और सस्ता होगा ही ना, दैट्स द सेम थिंग वी आर सेइंग हियर। तो अंडरलाइंग एसेट रिप्रेजेंट करता है एक फंडामेंटल कंपोनेंट दैट गिव डेरिवेटिव देयर इकोनॉमिक पर्पस, whether for hedging risk, speculating on the price movement और arbitrage opportunities. देखो hedging risk का मतलब होता है रिस्क को मिनिमाइज करना, ठीक है। स्पेकुलेटिंग का मतलब होता है बाय टेकिंग रिस्क यू आर फोकसिंग ऑन अ हायर रिटर्न्स, रिस्क लेकर आप हायर रिटर्न्स पे फोकस कर रहे हो। देन आर्बिट्रेज मींस यू आर फाइंडिंग द अपॉर्चुनिटी, कहाँ पे मुझे सस्ता मिल जाएगा या फिर कहाँ पे प्राइस डिफरेंस से मुझे बेनिफिट हो जाएगा, है ना। इनको आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, ये पार्टिसिपेंट्स की कैटेगरी में भी आएंगे। सो नाउ लेट्स सी अंडरलाइंग एसेट में, कैटेगरी ऑफ अंडरलाइंग एसेट में सबसे पहले आप देखो हमारे पास है एग्रीकल्चरल कमोडिटीज। एग्रीकल्चर कमोडिटी अंडरलाइंग का काम करती है, जैसे कि फिजिकल गुड्स हो गए जिसमें ग्रेन्स है, व्हीट, कॉर्न, राइस, कुछ भी हो सकता है, कॉफी हो सकता है, पल्सेस हो सकते हैं, कॉटन है, अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी एज एन अंडरलाइंग एसेट काम करते हैं, ठीक है। देन अब इसके बाद अगर हम बात करें प्रीशियस मेटल्स है हमारे, जैसे आप देखो गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, अदर वैल्यूएबल मेटल्स हैं, ये भी एज एन अंडरलाइंग एसेट काम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेज हमारे लिए एज एन अंडरलाइंग एसेट काम कर रहे हैं। देखो एनर्जी प्रोडक्ट्स हो गए लाइक क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, अदर एक्सट्रैक्टेबल रिसोर्सेज हैं, है ना, विद सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इम्पैक्ट, दे ऑल वर्क एज अ नेचुरल रिसोर्सेज। नाउ फॉरेन एक्सचेंज है, तो फॉरेन एक्सचेंज डेफिनेटली करेंसी पेयर रिप्रेजेंट करते हैं एक्सचेंज रेट बिटवीन डिफरेंट नेशनल करेंसीज। जैसे हमने कहा $1 इक्वल्स टू 80 है या 70 है या 75 है या 85 है, दैट्स अगेन एन अंडरलाइंग एसेट फॉर अस, है ना। तो ये हमारा अंडरलाइंग एसेट की तरह काम करता है। कैटेगरीज मैंने बता दिया। नाउ आपके पेपर में जरूरी नहीं है ऐसा है कि इसमें से कौन सा एग्रीकल्चर कमोडिटी, आपके पेपर में डायरेक्टली ये भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट एन अंडरलाइंग एसेट, और उसको आपको डायरेक्ट ऑप्शन दिया है ना। ऑप्शन 1 दे रहा है गोल्ड, ऑप्शन 2 दे रहा है लेट्स से फॉर एग्जांपल नेचुरल गैस, ऑप्शन 3 दे रहा है मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक्सचेंज रेट, ऑप्शन 4 दे रहा है आपको इंडेक्स, सच काइंड ऑफ ऑप्शंस विल कम। ये तो मैंने कैटेगराइज कर दिया कि ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टर्स, हर एक सेक्टर से आपका अंडरलाइंग एसेट्स हो सकता है, बट डायरेक्टली भी इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वी हैव अदर कैटेगरीज में फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज है, जैसे देखो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं। बॉन्ड्स कैन ऑल्सो एक्ट एज योर व्हाट अंडरलाइंग एसेट, है ना। बॉन्ड के ऊपर किसी और की वैल्यू हम ड्राइव कर सकते हैं। देन अब फिक्स्ड इनकम क्यों बोल रहे हैं, दे आर द डेट इंस्ट्रूमेंट। बॉन्ड्स हो गया, डिबेंचर्स हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गए, ये सब आपके क्या होते हैं, दे ऑल आर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में क्या होता है, सबसे पहली चीज याद रखिएगा, इनका मेच्योरिटी पीरियड एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट प्री डिसाइडेड होते हैं, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज अ फिक्स्ड इनकम, है ना। देखो गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदो, आप ट्रेजरी बिल खरीदने जाओगे, पता है आपको पहले से 91 डेज का है, 182 डेज का, 364 डेज का ट्रेजरी बिल है। इंटरेस्ट रेट भी प्री डिसाइडेड होता है, 7.1214 देगा, है ना, और समथिंग लाइक दैट। तो आपको इसलिए इसको फिक्स्ड इनकम बोलते हैं, है ना। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ डेट इंस्ट्रूमेंट। तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए, ट्रेजरी बिल्स हो गए, नेगोशिएबल डेट इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, दे ऑल आर डेट इंस्ट्रूमेंट, ये सब डेट इंस्ट्रूमेंट है, ये भी एज एन अंडरलाइंग एसेट काम करते हैं। अब देखो मनी मार्केट प्रोडक्ट्स, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि कौन, आपका ओवर द काउंटर इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, कमर्शियल लोन या डिपॉजिट्स हो गए, आपके शॉर्ट टर्म बोरिंग एग्रीमेंट्स हो गए, दे ऑल आर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जो आपको एज एन अंडरलाइंग एसेट हेल्प कर रहे हैं। देन इक्विटी शेयर्स में, सिक्योरिटीज में कॉमन शेयर हो गए आपके, है ना, किसी भी कंपनी के शेयर्स ऑल्सो एक्ट एज एन अंडरलाइंग एसेट। शेयर खुद से एक फाइनेंशियल डेरिवेटिव भी है और शेयर एज एन अंडरलाइंग एसेट भी एक्ट करता है, डिपेंड की केस टू केस क्या है, ठीक है। चलिए शेयर वारंट्स जो प्रोवाइड कर रहा है परचेज राइट, सिक्योरिटीज जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड हो रही है ना। इंडेक्स जैसे हमने बताया था, आपका स्टॉक मार्केट इंडेक्स हो सकते हैं स्टैंडर्ड एंड पुअर 50, है ना, निफ्टी स्टैंडर्ड एंड पुअर 500, निफ्टी 50 हो गया, सेंसेक्स 30 हो गया।
सेक्टर स्पेसिफिक इंडाइसेस हो गए, कंपोजिट मार्केट इंडिकेटर्स हो गए, सो दे ऑल आर द कैटेगरीज ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स, है ना। तो आपको डायरेक्टली भी जो सब पॉइंट्स में लिखा है मैंने, ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है। आई हैव टू मेड द सेक्टर वाइज, है ना, इंस्ट्रूमेंट वाइज लिस्ट, ताकि आपको समझने में आसानी होगी। कुछ भी हो सकता है अंडरलाइंग एसेट, बट ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है। सो आई गेस अभी तक आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कि डेरिवेटिव क्या होते हैं, कितने टाइप्स हैं इसके, अंडरलाइंग एसेट क्या होता है, एक्सेट्रा। आई होप समझ में आ गया होगा। इफ यस, और अगर आपको ये सेशन ठीक लग रहा है, दैट कॉन्सेप्चुअल वाइज यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट्स और आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं थिंग्स को, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, है ना। जैसे ही आपका वीडियो खत्म हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज योर एक्सपीरियंस। चलिए, 2 मार्केट्स फॉर ट्रेडिंग डेरिवेटिव्स। अब देखो सेबी ने क्या कहा, जब डेरिवेटिव्स को अलाउ किया गया इन द 2000s इन इंडिया, तो सेबी ने कहा आप इसकी ट्रेड कहां से करवाएंगे, तो ट्रेडिंग करवाने के लिए स्टॉक एक्सचेंज को ही बोला, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को बोला कि अब आप अपने स्टॉक एक्सचेंज से डेरिवेटिव की ट्रेडिंग भी करवाओगे, है ना। सो दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। देखो सबसे पहले तो हमारे पास एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव है जो कि स्टैंडर्डाइज है, कोई रिस्क नहीं है, स्टॉक एक्सचेंज एज अ मीडिएटर यहाँ पे काम करता है। तो एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव ऑपरेट करते हैं ना ऑर्गेनाइज प्लेटफॉर्म, जैसे कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज हो गया, शिकागो बेस्ड ऑफ ट्रेड बोर्ड ऑफ ट्रेड हो गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, इन सब पे एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव ट्रेड करते हैं। एंड दीज मार्केट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय स्टैंडर्डाइजेशन, देन ट्रांसपेरेंसी, देन रोबोस्ट रेगुलेटरी ओवरसाइट। बिकॉज देखो दोनों पार्टीज हैं, एक बेच रहा है एक खरीद रहा है ना, बट दे आर अननोन टू ईच अदर। तो उनके बीच में जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, उनके बीच में जितनी भी डील करवानी है, वो सब कौन करवाएगा, वो आपका स्टॉक एक्सचेंज करवाएगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ स्टैंडर्डाइज, ट्रांसपेरेंसी है और रोबोस्ट रेगुलेटरी ओवरसाइट है आपका, ठीक है। तो आप देखो सबसे पहले स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये, इनका टर्म्स एंड कंडक्ट कंडीशंस जो हैं वो प्रिसाइसली स्पेसिफाइड होते हैं बाय द स्टॉक एक्सचेंज। जो मैंने आपको बताया था कि पार्टीज आपस में अननोन है और पार्टीज के बीच में जितना भी कॉन्ट्रैक्ट है, टर्म्स एंड कंडीशंस, वो सब स्टॉक एक्सचेंज डिसाइड करता है। जैसे कि आपका एक्सपायरी डेट क्या होगा, है ना, लाइक फ्यूचर डेट में कब सेटल इसको आप करोगे, कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट क्या है आपका, सेटलमेंट प्रोसीजर आपका क्या होगा। एक्सपायरी डेट का मतलब आप ये समझो कि फ्यूचर डेट क्या है जिसपे हम कॉन्ट्रैक्ट को या डेरिवेटिव को परफॉर्म करेंगे। मार्केट स्ट्रक्चर की बात करें तो पार्टिसिपेंट्स में मार्केट मेकर्स होते हैं, यानी कि डीलर्स हैं आपके, है ना, स्पेकुलेटर्स हो सकते हैं, टिपिकल एक्सचेंज मेंबर्स हो सकते हैं, जैसे स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर्स हम बोल रहे हैं, है ना, और लिक्विड एंड ऑर्डरली मार्केट्स यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट क्लियरिंग एंड सेटलमेंट कौन करवाता है, ये भी इन हाउस होता है। इन हाउस का मतलब क्या हुआ कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास अपना खुद का क्लियरिंग सेटलमेंट है ना, एक सब्सिडरी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पास भी है। सो दे विल बी मेकिंग श्योर कि जो ट्रांसफर ऑफ मनी है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप है, या कॉन्ट्रैक्ट का जो सेटलमेंट है वो प्रॉपरली हो। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव हियर मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब देखो क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज ट्रेड कर रहे हैं, तो स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटी मेंटेन करवाने के लिए दोनों पार्टी से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी स्टोर करवा लेते हैं, उसको मार्जिन रिक्वायरमेंट बोलते हैं, है ना। तो जो क्लियरिंग हाउस है वो रिक्वायर करेंगे कैश डिपॉजिट, जिसको हम मार्जिन कहते हैं, टू गारंटी द कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस एंड मैनेज द काउंटर पार्टी रिस्क। सिंपल है कि काउंटर पार्टी रिस्क को मैनेज करने के लिए पहले से एक डिपॉजिट रखवा लो, ताकि पार्टीज मैनेज क्या नहीं करे, बाद में कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के ना चली जाए। तो एक मार्जिन मनी जो है या मार्जिन रिक्वायरमेंट जिसको हम बोलते हैं, वो आपका मेंटेन करवाता है स्टॉक एक्सचेंज, ताकि पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने से पहले सोचें और जाना पाए इसीलिए, है ना। आप देखो एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट के एडवांटेजेस लिमिटेशंस क्या है, तो पहला एडवांटेज तो आपका यही है कि ट्रांसपेरेंसी है इसमें, है ना, फुल ट्रांसपेरेंसी और फुल ट्रांजेक्शन डिस्क्लोजर टू एक्सचेंज एंड रेगुलेटरी बॉडीज आर देयर, एंड ये इंश्योर करता है मार्केट इंटीग्रिटी एंड इन्वेस्टर्स का प्रोटेक्शन। सो डेफिनेटली आपका एडवांटेज क्या होगा कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करें। आप जब दो पार्टीज हैं, एक ने बोला इतने में बेचेंगे खरीदेंगे, दूसरे ने बोला ठीक है खरीद लेंगे, बट फ्यूचर में आपको कहीं और से बेटर कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, आप तो चले गए। सो देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी, और आप बता भी नहीं रहे हो कि ऐसा हो रहा है ना, बट यहाँ पे सारी ट्रांसपेरेंसी होगी। लिक्विडिटी इज देयर, स्टैंडर्डाइज है, तो एक्टिव मार्केट मेकिंग क्रिएट करता है एक डीप लिक्विड एंड मार्केट, है ना, जो कि टाइट बिड आस्क स्प्रेड पे होता है। आप यहाँ पे डिफॉल्ट करके तो भाग नहीं सकते हो। क्रेडिट सिक्योरिटी होता है, क्लियरिंग हाउस गारंटी करते हैं कि एलिमिनेट करेंगे काउंटर पार्टी रिस्क को फॉर इंडिविजुअल ट्रेडर्स। देन व्हाई पीपल आर गोइंग फॉर एक्सचेंज ट्रेडेड। अब देखो डेफिनेटली बात है, पार्टीज आर अननोन टू ईच अदर। स्टॉक एक्सचेंज जो है बीएससी या एनएससी या न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, वो आपस में आपका डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन करवा रहे हैं, तो वो अपना फीस भी तो चार्ज करेंगे ना, एंड पीपल आर रेडी टू पे द फी,
क्यों? क्योंकि ओवर द काउंटर में वो सिक्योरिटी नहीं है जो यहाँ पे मिल रहा है, क्रेडिट सिक्योरिटी आपको मिल रहा है, ट्रांसपेरेंसी आपको मिल रहा है, राइट? सो दैट्स द बेनिफिट फॉर द इन्वेस्टर, कि जो पार्टिसिपेंट है उनके लिए बेनिफिट होगा। लिमिटेशंस क्या है? सबसे पहला तो लॉस ऑफ प्राइवेसी है, एक्सटेंसिव रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट होता है, तो ट्रांजैक्शंस डिटेल जो है वो रेगुलेटरी अथॉरिटीज के साथ शेयर करते हैं। लाइक आपके हर एक ट्रांजैक्शन के, आपके हर एक इन्वेस्टमेंट की रिपोर्ट सेबी के पास है, स्टॉक एक्सचेंज के पास है, ब्रोकर के पास है। सो वो लॉस ऑफ प्राइवेसी उसी को हम बोल रहे हैं, है ना, कि आप सारी डिटेल्स आपकी इन द रेगुलेटरी बॉडी होगा। फ्लेक्सिबिलिटी रिड्यूस कर देता है ना, ये लिमिट कर देता है आपकी एबिलिटी टू कस्टमाइज द कॉन्ट्रैक्ट। जैसे अब क्या होता है, ओवर द काउंटर मैंने आपको बताया था, पार्टीज अपनी म्यूचुअल बेनिफिट के बेसिस पे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस कर लेते हैं कि अच्छा आज हमें 11 तारीख को देना था, 11 को नहीं, हम 16 को दे देंगे, है ना, 4-5 दिन आगे बढ़ा दो, वो हो जाएगा। पर यहाँ पे नहीं हो सकता, वो फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे नहीं कि जब मन किया तब चेंज कर लिया, ठीक है। देन वी हैव फिक्स्ड टर्म्स, प्री डिटरमाइंड कॉन्ट्रैक्ट होता है, स्पेसिफिकेशंस आपका मे नॉट परफेक्टली मैच बट डिजायर्ड रिस्क एक्सपोजर्स विल बी देयर, है ना। तो फिक्स टर्म्स हैं तो माइट बी पॉसिबल कि कुछ मिसमैच हो, बट दीज आर द लिमिटेशन। सो एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव डेफिनेटली आपका एक सिक्योर टाइप ऑफ डेरिवेटिव मार्केट है जहां पे काउंटर पार्टी रिस्क नहीं होता है, बिकॉज स्टॉक एक्सचेंजेस इन्वॉल्व इन दैट, ठीक है। ओवर द काउंटर मार्केट डेफिनेटली एक ऐसा मार्केट है जहां पे स्टॉक एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं है, पार्टीज आर नोन टू ईच अदर एंड वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, खरीदने बेचने की बात करते हैं, ठीक है। तो ओवर द काउंटर डेरिवेटिव मार्केट प्रोवाइड करता है एक फ्लेक्सिबल ऑल्टरनेटिव एक्सचेंज करने के लिए प्रोडक्ट्स को, ठीक है। और ये नेगोशिएट होता है, कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट है, जब चाहो तब आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हो। एंड सिंपली आपका ओवर द काउंटर एक्सचेंज जो है ये कस्टमाइज एग्रीमेंट है दोनों पार्टीज के बीच में, जो स्पेसिफाई करता है उनका करेंसी अमाउंट, एक्सचेंज रेट, सेटलमेंट डेट्स टेलर्ड की जा सकती है ना, जैसे मैंने कहा ना 11 को नहीं तो 16 को कर लेते हैं, एंड स्पेसिफिक बिजनेस नीड्स को यहाँ पे पार्टीज अपनी मर्जी से चेंज कर सकती है। दैट्स द थिंग विच वी फाइंड इन द ओवर द काउंटर मार्केट, राइट। देन आगे बढ़ते हैं, कस्टमाइजेशन की बात करें तो ओवर द काउंटर मार्केट में कस्टमाइजेशन अलाउ है, ये कैरेक्टरिस्टिक है इसका, है ना, कि आप नॉन स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये, तो आप टेलर कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट को, यानी कि जैसी नीड है वैसा आप इसको चेंजेस कर सकते हो। देन मार्केट लिक्विडिटी की बात करें तो कस्टमाइजेशन तो है ना, पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं होगी, इट हैव अ लिक्विडिटी, है ना। ऐसा नहीं कि क्योंकि एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव वहां पे स्टैंडर्डाइज है, रिस्क नहीं है, तो वो लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं, दे आल्सो क्रिएट द लिक्विडिटी, मार्केट लिक्विडिटी यहाँ पे भी होगा आपका। देन हिस्टोरिकल रेगुलेशन, अब जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 2007 और 8 में, उसके बाद से ओवर द काउंटर स्टॉक एक्सचेंज में भी और ओवर द काउंटर एक्सचेंज के अंदर भी, डेरिवेटिव के अंदर भी आपके रेगुलेशंस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना। डेफिनेटली एक्सचेंज रेट से कम है पर रेगुलेशंस आ रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं। एंड देखो पोस्ट क्राइसिस रिफॉर्म यही है कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद रेगुलेटरी ओवरसाइट जो है ओवर द काउंटर डेरिवेटिव का वो बढ़ाया जा रहा है सिग्निफिकेंटली, ठीक है। सो ट्रेडिंग चैलेंज हमारे सामने ये आता है कि जो डीलर्स हैं वो स्ट्रगल करते हैं फाइंड करने में परफेक्ट मैच फॉर देयर हेजिंग पोजीशन इन ओवर द काउंटर मार्केट, बट ये रिलाई करते हैं सिमिलर ट्रांजैक्शंस के ऊपर ताकि मैनेज कर सकें रिस्क एक्सपोजर को, है ना। अब ओवर द काउंटर में आप देखो, जैसे मैं हूं, मुझे कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन यूज करना है, अब मुझे क्या पता कोई दूसरा पार्टी है जो कहीं और बॉम्बे में बैठ के या पुणे में बैठ के या लेट्स से दिल्ली में बैठ के ट्रांजैक्शन करना चाह रहा है, फाइंडिंग अ परफेक्ट मैच जिसके आप साथ आप ट्रेड कर सकते हो, इट्स हार्ड बिकॉज आपको खुद को करना है। जैसे आज आप मेरे को बोलो कि गुड़गांव में जाके फ्लैट ढूंढ लो, तो मुझे गली गली भटकना पड़ेगा, आई हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ आवर्स इन फाइंडिंग द प्लेस, है ना। एंड डेफिनेटली वहीं पे अगर मैं एक ब्रोकर को हायर कर लेती हूँ, वो ब्रोकर मुझे जल्दी से 1 घंटे के अंदर 5 फ्लैट्स दिखा देंगे, जो हो सकता है 5 घंटे में मैं एक भी ना ढूंढ पाऊँ। सो दैट्स व्हाट वी आर सेइंग कि यहाँ पे चैलेंज यही आता है ओवर द काउंटर के अंदर कि फाइंडिंग अ परफेक्ट मैच इज वेरी डिफिकल्ट, बट जब एक बार आप कर लेते हो ओवर द काउंटर ट्रांजेक्शन तो सेम काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन आप मैनेज करते हो यहाँ पे, ठीक है। सो दीज आर द ओवर द काउंटर एंड आप देखो व्हेन वी कंपेयर दीज टू तो आप देख सकते हो, है ना, जो पर्पल कलर है डार्क दैट इज एक्सचेंज ट्रेडेड एंड दिस इज ओवर द काउंटर। तो स्टैंडर्डाइजेशन एक्सचेंज ट्रेडेड में ज्यादा है, ठीक है। कस्टमाइजेशन कहाँ पे ज्यादा है, ओवर द काउंटर में ज्यादा है, यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हो। ट्रांसपेरेंसी एक्सचेंज ट्रेडेड में ज्यादा है, ठीक है। काउंटर पार्टी रिस्क ओवर द काउंटर में ज्यादा है, ठीक है। रेगुलेटरी ओवरसाइज एक्सचेंज ट्रेडेड में ज्यादा है। सो दिस इज द कंपैरिजन वी आर डूइंग हियर
कि अगर आप स्टैंडर्डाइजेशन की बात करो, ट्रांसपेरेंसी की बात करो, रेगुलेटरी ओवरसाइट की बात करो, वो तो एक्सचेंज रेट में मिलेगा, पर अगर आपको कस्टमाइजेशन चाहिए, आपको काउंटर पार्टी रिस्क चाहिए, तो ओवर द काउंटर के पास चले जाओ, है ना। सो दिस इज द कंपैरिजन ऑफ दीज टू मार्केट्स विच वी हैव फॉर द पर्पस ऑफ डेरिवेटिव ट्रेडिंग, ठीक है। चलिए, नाउ पार्टिसिपेंट्स की अगर मैं बात करूं इन द डेरिवेटिव, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपेंट। एक होता है हेजर्स, है ना। हेजर्स वो होते हैं जो कि रिस्क को मिनिमाइज करने की बात करते हैं, है ना। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स। सबसे पहला होता है हेजर्स। हेजर्स वो हैं जो रिस्क को मिनिमाइज करते हैं। हेजिंग तो आपने सुना ही होगा ना, व्हेन एन इन्वेस्टर इन्वेस्ट देयर मनी इन द डाइवर्सिफाइड सेक्टर टू मिनिमाइज देयर रिस्क, दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड एज हेजिंग। कोई भी इन्वेस्टर अपने पैसे को अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट कर रहा है रिस्क को कम करने के लिए, वो हेजिंग प्रोसेस है, जो कि म्यूचुअल फंड करते हैं, है ना। अब अगर मान लीजिए मेरे पास 5 लाख रुपए और मैं इन्वेस्ट करना चाहूँ, और मैंने क्या किया, पूरे 5 लाख रुपए शेयर मार्केट में लगा दिया, बिकॉज आई नो अच्छा रिटर्न मिलता है शेयर मार्केट से, बट रिस्क एंड रिटर्न्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट। जितना रिस्क है उतना ही रिटर्न होगा, जितना रिटर्न है उतना रिस्क होगा, डेफिनेटली, है ना। तो इफ रिटर्न इज हाई, रिस्क इज ऑल्सो हाई, इफ रिटर्न इज लो, रिस्क इज ऑल्सो लो। तो हेजर्स क्या करते हैं, उसी रिस्क को मिनिमाइज करते हैं। सो हेजर्स आर वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द डेरिवेटिव मार्केट, जो आपका मेजॉरिटी पार्टिसिपेंट्स होते हैं। ये रिस्क मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट होते हैं, ये रिस्क को मैनेज करते हैं, है ना। इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोटेक्शन करना अगेंस्ट द एडवर्स प्राइस मूवमेंट रादर देन प्रॉफिट जनरेशन। इनका फोकस है रिस्क को मिनिमाइज करना, ये रिस्क मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट कहलाते हैं। तो ये रिप्रेजेंट करते हैं लार्जेस्ट ग्रुप्स इन द डेरिवेटिव मार्केट। ये पार्टिसिपेंट यूज करते हैं डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट को स्ट्रैटेजिकली रिड्यूस करने के लिए या एलिमिनेट करने के लिए प्राइस रिस्क को, जो कि एसोसिएटेड है विद द अंडरलाइंग एसेट। देखो, क्योंकि अंडरलाइंग एसेट का प्राइस बढ़ता है तो डेरिवेटिव भी महंगा होगा, सो डेफिनेटली उसी रिस्क को कम करने के लिए हेजर्स डू दी इन्वेस्टमेंट इन डेरिवेटिव मार्केट। तो हेजर्स क्या है, रिस्क मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट कहलाते हैं आपके हेजर्स, ठीक है। वहीं पे सेकंड आते हैं स्पेकुलेटर्स। दे आर रेडी टू टेक रिस्क। इनको रिस्क लेना मंजूर है, बट हाई रिटर्न की कंडीशन पे। अगर रिटर्न अच्छा है तो दे आर रेडी टू टेक अ रिस्क, दे आर द स्पेकुलेटर्स, दे आर द लेवरेज रिस्क टेकर्स, है ना। ये रिस्क टेकर्स हैं, बट लेवरेज लिखा है, लेवरेज मींस दे आर फोकसिंग ऑन द फ्यूचर हाई रिटर्न्स। तो हाई रिटर्न के साथ रिस्क लेने को राजी होते हैं। डायरेक्शनल बेटिंग करते हैं। स्पेकुलेटर क्या करते हैं, दे टेक द पोजीशन जो कि बेस्ड होगा एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर प्राइस मूवमेंट की बेसिस पे, है ना। और ये प्रॉफिट लाना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन के थ्रू। और एनहांस लेवरेज करते हैं, मींस डेरिवेटिव जो प्रोवाइड करता है सब्सटेंशियल लेवरेज, ये अलाउ करते हैं स्पेकुलेटर्स कंट्रोल करना लार्ज पोजीशंस को, लार्ज और साथ ही में रिलेटिव स्मॉल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। मार्केट एनालिसिस, सक्सेसफुल स्पेकुलेशन रिक्वायर करता है एक सोफिस्टिकेटेड एनालिसिस ऑफ द मार्केट फंडामेंटल। लाइक डेफिनेटली अगर आप मार्केट में यही सोच के जा रहे हो मुझे ज्यादा पैसा कमाना है, आई वांट अ हायर रिटर्न्स, तो you have to be ready for the higher risk also, है ना। But they study the market, they study the trend of a market and then they invest. So market analysis 100% ये करके जाते हैं definitely. Then we have a third type of participant, they are the arbitrators. ये वो लोग हैं जो मौके का फायदा उठाते हैं, we can say प्राइस डिफरेंस का बेनिफिट उठाते हैं। अगर मान लीजिए बेसिकली मैं अगर रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करूं, तो मान लीजिए मेरी एक रिटेल की शॉप है ना। अब रिटेल की शॉप में मैं क्या बेच रही हूँ, आई एम सेलिंग दिस पेन फॉर एग्जाम्पल। मैं क्या करती हूँ, होलसेल मार्केट में जाके ये पेन खरीदती हूँ, तो एक पेन मुझे मिलता है मान लीजिए 50 रुपए का होलसेल मार्केट में। पर यही पेन जब मैं अपनी दुकान पे बेच रही हूँ तो आई एम सेलिंग इट फॉर 100 रुपीज। एक पेन पे 50 रुपए कमा रही हूँ। ये जो 50 रुपए है, दिस इज आर्बिट्रेज। ये 50 रुपए क्या है, आर्बिट्रेज है। और जो लोग ये करें वो आर्बिट्रेजर्स है, दैट इज मी, मैं आर्बिट्रेजर हूँ। तो सेम सिक्योरिटी को दो अलग मार्केट में सेम टाइम पे खरीद के बेचने से जो प्राइस डिफरेंस आता है, उस प्राइस डिफरेंस को हम बोलते हैं आर्बिट्रेज। और जो लोग ये बेनिफिट उठाते हैं उसको बोलते हैं आर्बिट्रेजर्स, ठीक है। तो आप देखो मार्केट एफिशिएंसी एनफोर्सर्स हैं ये आर्बिट्रेजर एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं मेंटेन करने में मार्केट एफिशिएंसी को। ये एक्सप्लॉइट करते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेंसीज को बिटवीन द रिलेटेड मार्केट और इंस्ट्रूमेंट। तो ये एक्टिविटीज जो है ये हेल्प करते हैं इंश्योर करने में कि प्राइसेस रिमेन अलाइंड अक्रॉस द डिफरेंट ट्रेडिंग वेन्यूज। तो आइडेंटिफाई करते हैं सबसे पहली चीज तो डिस्क्रिपेंसी को, है ना। एग्जीक्यूट करते हैं ऑफसेटिंग ट्रेड्स को, और प्रॉफिट फ्रॉम कन्वर्जेंस, यानी कि दो मार्केट में जो प्राइस डिफरेंस है उससे होने वाला प्रॉफिट या अर्न करते हैं। जैसे किसी कंपनी ने आईपीओ इशू किया, आईपीओ के टाइम पे उस कंपनी का प्राइस था 500 रुपए एक शेयर का। जैसे ही वो कंपनी लिस्टेड हो गई 500 से वो 1000 रुपए हो गया मान लीजिए फॉर एग्जांपल। एलआईसी के केस में मान लीजिए ऐसा हो गया,
सो व्हाट दे डू, दे परचेज फ्रॉम द प्राइमरी मार्केट, आईपीओ खरीदेंगे और जैसे ही वो लिस्टेड होगी कंपनी बेच देंगे, बिकॉज द प्राइस डिफरेंस इज हाई। 500 रुपए का प्राइस डिफरेंस मिल गया, वो कौन है? आर्बिट्रेजर्स। ठीक है, तो हेजर्स, स्पेकुलेटर्स, आर्बिट्रेटर्स, दीज आर द 3 पार्टिसिपेंट्स ऑफ डेरिवेटिव मार्केट। ठीक है, और आप यहाँ पे देखो, अगर मार्केट पार्टिसिपेंट्स रोल्स की बात करें तो हेजर्स 65% के साथ लीड कर रहा है मार्केट को, एंड ये फोकस करते हैं रिस्क रिडक्शन के ऊपर, पोर्टफोलियो प्रोटेक्शन के ऊपर, अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट करके। स्पेकुलेटर 30% की कैटेगरी में आते हैं, जो प्रोवाइड करते हैं मार्केट लिक्विडिटी और साथ में प्रॉफिट को कमाने के साथ साथ प्राइस मूवमेंट से रिस्क को भी बियर करते हैं। और 5% आर्बिट्रेजर्स हैं, ये इंश्योर करते हैं प्राइस एफिशिएंसी थ्रू द रैपिड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ मार्केट डिस्क्रिपेंसीज। सो दिस परसेंटेज माइट चेंज एवरी ईयर, ये चेंज हो सकता है, जरूरी नहीं कि हर बार डेरिवेटिव मार्केट में यही हो, इट कीप्स चेंजिंग, बट मेजरली जो होते हैं दे आर द हेजर्स, है ना, मेजरली जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं दे आर द हेजर्स। नाउ फंक्शंस ऑफ डेरिवेटिव की अगर मैं बात करूं, सो वी हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस ऑफ डेरिवेटिव, है ना, हमारे पास डेरिवेटिव के अलग अलग टाइप के फंक्शंस होते हैं। व्हाट आर दोज फंक्शंस, उसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो वी हैव अ प्राइस डिस्कवरी। प्राइस डिस्कवरी इज अ फंक्शन ऑफ एवरी फाइनेंशियल मार्केट। किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में आप जाओ, कैपिटल मार्केट में जाओ, मनी मार्केट में जाओ, डेरिवेटिव में आ जाओ, इंश्योरेंस में जाओ, पेंशन में जाओ, एवरी मार्केट हैव दिस फंक्शन। प्राइस डिस्कवरी एक मैकेनिज्म है जहां पे हम डिसाइड करते हैं प्राइस ऑफ एनीथिंग। इट कैन बी अ कमोडिटी, इट कैन बी अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इट कैन बी अ सिक्योरिटी, एनीथिंग। उसका प्राइस डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेस। और मार्केट फोर्सेस हमारे पास क्या है? डिमांड एंड सप्लाई। वी हैव अ मार्केट फोर्सेस जिसको हम डिमांड एंड सप्लाई बोलते हैं। तो आप देखो, प्राइस डिस्कवरी के केस में वी आर डिटरमाइनिंग द फ्यूचर स्पॉट प्राइसेस थ्रू डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। तो प्राइस डिस्कवरी मींस प्राइसेस को डिस्कवर करना, दैट्स अ फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव। रिस्क ट्रांसफर करते हैं, दे मूव द रिस्क फ्रॉम लो टू हाई रिस्क एपेटाइट पार्टीज। जैसे कि मैंने कहा स्पेकुलेटर्स हैं, दे आर रेडी टू टेक अ रिस्क। तो कोई मान लीजिए मुझे पैसों की जरूरत है एंड आई एम गोइंग इन अ डेरिवेटिव मार्केट, पैसा कमाने के लिए मैं अपने शेयर्स इशू कर रही हूँ या मैं फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स इशू कर रही हूँ, दूसरी पार्टीज आ रही है, वो खरीद रही है मेरे डेरिवेटिव्स। सो मेरी जो रिस्क थी उस पार्टी के साथ हमने शेयर करवा दी, तो ट्रांसफर ऑफ रिस्क भी करता है ये। हेजिंग प्रोटेक्शन है ना, रिस्क को मिनिमाइज भी करता है। अनफेवरेबल प्राइस मूवमेंट जो होते हैं मार्केट में, उससे आपको बचाता भी है। तो हेजिंग प्रोटेक्शन इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव। देन कॉस्ट एफिशिएंसी है, ये लोअर करते हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट को, है ना, कंपेयर टू द अदर इंस्ट्रूमेंट। कॉस्ट एफिशिएंसी पे भी फोकस करते हैं ये। सो दे ऑल आर द फंक्शंस ऑफ डेरिवेटिव। ये क्या है हमारे? they are the functions of derivative which are working for the different kinds of derivative that we are talking about. Clear? So this is how we have discussed today's session on the derivative. Now the types of derivative जो हमने देखा था, future contract, forward contract and all the other types of contract like currency future we had. Apart from that we had our forward contract, options में call and put options हैं. Apart from that we also have the swap agreement जिसमें interest rate swap है, credit default swap है, currency swap है. These are the instrument of derivative that will be discussed in the another session, definitely with very much detail. So यहाँ पे जो हमने discuss किया, it was all about your derivatives. Derivatives क्या होते हैं? What are the underlying asset? What are the categories of derivative market? And then we have also discussed the participants of derivative market, all the instruments of the derivative market. Now the instruments requires a depth in study, and for that you can definitely stay connected to the Officers Adda 24/7 channel, जहां पे हर एक इंस्ट्रूमेंट को भी हम डेप्थ में डिस्कस करेंगे, so that every concept related to our exam will be clear to us. Okay, for more information, for more details about the batches, about the proper study plan of your preparation of JIB exam, you can visit simply the Adda 24/7 application. उसके लिए आप visit कर सकते हो Adda 24/7 application को, and application पे हमारे upcoming batches की details आपको मिल जाएगी. Just select the exam category on the top JIB CIB. एंड वहां से आपका जो भी नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम है वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी ऑफ द बैचेस, ऑफ अपकमिंग बैचेस एंड द रनिंग बैचेस. उसके लिए आपको क्या करना है? सिंपली Adda 24/7 एप्लीकेशन को हम डाउनलोड कर लेंगे फ्रॉम दी प्ले स्टोर. ओके, एंड उस अकॉर्डिंगली एप्लीकेशन पे यू कैन गो एंड चेक आर रनिंग बैचेस एंड अपकमिंग बैचेस फॉर योर JIB प्रिपरेशन.
Okay, and for getting the maximum discount, you can use the code Y496. And definitely stay connected to Office Asada 24/7 channel. Subscribe कर लीजिए channel को. Do click on a bell icon ताकि जितने भी upcoming important sessions हम आप लोगों के लिए इसी तरीके से लेकर आएंगे वो आप check कर सकते हो only on Office Asada 24/7 channel. Okay, so thank you all for joining this derivative session with me. आगे मिलते हैं ऐसे ही और interesting sessions के साथ only on Office Asada 24/7 channel. Thank you everyone. Take care.